हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने सेक्शन 1 और 2 किया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिसमें हमने डेफिनेशंस क्लॉसेस बेसिकली पढ़ा था, किस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। उसमें लास्ट में आपका जो डेफिनेशन था के डेफिनेशन आपका रेलेवेंट के को डिफाइन कर रहा था। उस रेलेवेंट से मैंने आपको ये बताया था कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप पूरा जो भी साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस लेंगे वो रिलेवेंसी के ऊपर ही लेंगे, या तो फैक्ट रिलेवेंट हो या फैक्ट इन इशू हो। यही दो इंपॉर्टेंट चीज थी, इसी के ऊपर पूरा साक्ष्य अधिनियम आपका बेस्ड है। तो अब फैक्ट जो रिलेवेंट है वो रिलेवेंट है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से, जो कि पार्ट 2 में है। आपके टोटल 4 पार्ट है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, बिगनिंग में आपको बताया था। तो चैप्टर 2 आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है। इसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से फैक्ट्स आपके रिलेवेंट होंगे, सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स का एविडेंस एडमिसिबल होगा, उसके अलावा नहीं आपका एडमिसिबल होता है। तो हम चलते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 is evidence may be given in any suit or proceeding. Suit or proceeding, suit means civil suit, proceeding means criminal, of the existence or non-existence of every fact in issue. हर फैक्ट जो कि एक इशू में है, फैक्ट इन इशू का भी डेफिनेशन आपको बता चुकी थी। देखिए, साथ साथ हम रिवाइज करते जाएंगे। डी फॉर डॉक्यूमेंट था, ई फॉर एविडेंस था, एफ फॉर फैक्ट इन इशू था, डी ई एफ एंड जी से था फैक्ट इन इशू। फैक्ट, एफ फॉर फैक्ट के बाद आएगा जी, जी से है फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो ये फैक्ट इन इशू को डिफाइन किया गया था, जिसका भी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी असर्ट किया गया हो या डिनाई किया गया हो, असर्ट किया गया हो, डिनाई किया गया हो, उसको कहते हैं फैक्ट इन इशू। एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयरआफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रिलेवेंट, या और भी वो सारे फैक्ट जो यहाँ पे आपको रिलेवेंट बताए जाएंगे, वो सब रिलेवेंट फैक्ट्स में आएंगे, उन सब का आप एविडेंस लेंगे। तो इसके की पॉइंट्स देखिए। पहले तो है एनी सूट प्रोसीडिंग, इट मींस इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ सिविल एज वेल एज ऑन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू and of such other facts as hereafter declared to be relevant and of no others, और उसके अलावा कोई और भी नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन है, दिस सेक्शन shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force। कोई भी ऐसा फैक्ट जो इस अधिनियम में आपको परमिसिबल नहीं है उसका एविडेंस देना, आप उसका एविडेंस नहीं ले सकते हो। जैसे कि आप सब ही जानते हो, लॉ स्टूडेंट हो, पुलिस के सामने दिया हो कन्फेशन आपका एडमिसिबल नहीं है, तो ये कहाँ लिखा है? ये एविडेंस में लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे। अब पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कब एडमिसिबल है, कब नहीं है? जनरली एडमिसिबल नहीं होता है, बट मजिस्ट्रेट के सामने अगर दे रहा है तो वो एडमिसिबल होता है। तो ये सारे जो है ऑल्दो रेलिवेंट होता है, बट आपका जो ये अधिनियम है वो आपको परमिट नहीं करता है कि कोई भी कन्फेशन जो आपने पुलिस कस्टडी में दिया हो उसको माना जाए। तो ये आपके इस प्रोविजन से इसका एक्सप्लेनेशन ये है। आगे चलते हैं, इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। वो लोग अपनी तरफ से शायद ही 0.1% होता है कि कोई इलस्ट्रेशन अपनी मर्जी से बना ले, अदरवाइज यहीं से डिट्टो कॉपी पेस्ट रहता है क्वेश्चन पेपर्स में। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलस्ट्रेशन फर्स्ट देख लीजिए। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए का ट्रायल हो रहा है बी के मर्डर के लिए, ठीक है, विद अ क्लब विद इंटेंशन ऑफ हिज डेथ। जी, तो ए का ट्रायल हो रहा है, बी का मर्डर हुआ है विद क्लब, ठीक है। अब इसमें इंटेंशन, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, यहाँ पे इसका इंटेंशन है डेथ कॉज करने का।
अच्छा ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, ये सब तो हम जो आपका आईपीसी है उसमें देखेंगे, बट फिलहाल हम देखेंगे एविडेंस, किस किस चीज का एविडेंस लिया जाएगा। तो एट एज ट्रायल, ए का जब ट्रायल होगा तो फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू, जो ये फैक्ट्स है वो फैक्ट इन इशू रहेंगे कि ए इज बीटिंग विद द क्लब, ए ने बी को मारा, ए कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, ऐसे मारने से उनकी बी की डेथ हो गई, और ए का इंटेंशन था बी को मारने का। तो ये सारे फैक्ट इन इशू है, ये सारे फैक्ट इन इशू है। सेकेंड आपका एग्जांपल है, अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम, a shooter does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies, a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or provide its contents at a subsequent stage of the proceedings otherwise than in accordance with the condition prescribed by the CPC 1908. इसमें क्या है, एक शूटर है जो शूट कर रहे हैं, शूटर है वो अपने साथ does not bring with him, a shooter does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. वो आते हैं और वो अपने एक बॉन्ड के बिहाफ पे आते हैं कि उस बॉन्ड पे वो रिलीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे चल के उनको बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज। अगर वो स्टार्टिंग में एक बॉन्ड दे देते हैं अपना रिलीज होने के लिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे चल के उनको उस चीज के लिए एविडेंस नहीं देना पड़ेगा या अपना कोई और बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा। एज पर सीपीसी, जब तक कि सीपीसी उनको एग्जेम्प्ट नहीं करता किसी भी प्रोविजन में, he will be liable to produce evidence for the particular suit. बेसिकली सिविल से रिलेटेड आपका एग्जांपल था, ऊपर वाला आपका एग्जांपल क्रिमिनल से रिलेटेड था। ठीक है, अब है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स जिसको आप कह सकते हैं रिलेवेंट फैक्ट्स, जिसको आप कहेंगे रिलेवेंट फैक्ट्स। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये है आपका क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, जो एक्चुअल में बेशक नॉट इन इशू ना हो, आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और a relevant fact as to form part of same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time or and place। तो ये एक प्रिंसिपल है रेस जेस्टे, ये एक प्रिंसिपल है रेस जेस्टे। इससे इसका मतलब होता है ऑफ सेम काइंड और फ्रॉम सेम ट्रांजैक्शन, अकर्ड फ्रॉम सेम ट्रांजैक्शन। तो इस जो सेक्शन का मतलब है बेसिकली कोई भी इवेंट हुआ हो उसमें जो फैक्ट इन इशू बेशक ना हो बट उससे किसी भी तरीके का रेलेवेंसी दिखाए, या फिर जो एक्चुअल फैक्ट है उससे वो रेलेवेंट हो क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है। सेम टाइम प्लेस हो या डिफरेंट टाइम प्लेस हो वो मैटर नहीं करता, तो वो सब आपका रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, जो आपका पार्ट 2 है वो सारा पूरा रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पे है। उस पार्ट 2 में जितने भी प्रोविजंस होंगे उसको रिलेवेंट फैक्ट्स माना जाएगा। वो सारे जो फैक्ट्स होंगे परमिसिबल होगा, एडमिसिबल होगा एज एन एविडेंस। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देखिए। A is accused of the murder of B by beating him. A के पास इल्जाम है कि उसने B को मारा है, उसने B को मारा है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, B की मृत्यु हो गई है। Whatever was said or done by A, जो भी A ने कहा या किया, or by B or by the bystanders, जब वो इंसिडेंस चल रहा था कि ए उसको मार रहा था बी को, तो जो भी ए ने कहा, जो भी बी ने कहा,
और जो भी बाय स्टैंडर्ड्स जो उनके आसपास होता है ना, कोई लड़ाई होती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो भी उन लोगों ने कहा, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, या उसके होने से पहले या उसके होने के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। देन A is accused of waging war against the government of India. Waging war against government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed. गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं वॉर करने के लिए, तो उसके लिए जो भी लोगों ने पार्ट लिया है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की है, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड जेल्स आर ब्रोकन, जेल तोड़ तोड़ के लोग आ गए हैं। The occurrence of these facts is relevant as forming part of general transaction, though A may not have been present at all of that time. जरूरी नहीं है कि ए उस टाइम पे प्रेजेंट हो, बट ए ने अगर स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन किया है, या उकसाया है लोगों को कि गवर्नमेंट के खिलाफ हमें वॉर करना है, कुछ भी ऐसा है, तो उतना वो बोल के बेशक साइड हो गया, और उसके बोलने की वजह से अगर बाकी लोग, कोई लोग जेल तोड़ के आ गए, कोई प्रॉपर्टी जला रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, बसें जल रही हैं, तो उन सब के लिए ए लाइबल होगा, बेशक ए ने सब कुछ किया हो या ना किया हो, क्योंकि ये उसके क्राइम का पार्ट है, वो उसके क्राइम का पार्ट है। देन A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts. A ने B को sue किया, libel is basically means defamation kind of, लिख के जो डिफेम कर दिया उसको लेटर में, forming part of a correspondence letters between the parties relating the subject out of which libel arose, जो भी उन लोगों ने ट्रांजेक्शन किया लेटर्स में, उसमें जो इस ऑफेंस के लिए वो लाइबल हुआ, वो आपका सेम ट्रांजेक्शन माना जाएगा, वो आपका सेम ट्रांजेक्शन माना जाएगा। Then the question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is relevant fact. आप कोई पोस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सब लॉ के स्टूडेंट्स हैं, एडवोकेट्स भी होंगे, आप लोग लेटर पोस्ट करते हैं, तो जब आप अपने पास लेटर पोस्ट करते हैं, वो एक से दूसरे पोस्ट ऑफिस जाता है, दूसरे से तीसरे पोस्ट ऑफिस जाता है, चौथे पोस्ट ऑफिस जाता है, तो ये यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा, ये सारे ट्रांजेक्शन दिखाता है, तो ये भी आपका सेम ट्रांजेक्शन में इंक्लूड होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद इससे रिलेवेंट आपको एक केस लॉ भी बताएंगे, उससे बहुत ही इजी होगा आपके लिए कि सेम ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। फैक्ट्स विच आर, फिफ्थ, फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू। ये तो वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट है कि रिलेवेंट फैक्ट का हो या फैक्ट इन इशू का हो, विच कॉन्स्टिट्यूट्स स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन, फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजेक्शन, ये सब आपका रिलेवेंट फैक्ट में माना जाएगा। तो ओकेजन क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट क्या हो गया। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ये और बी है, ये दोनों एक पार्टी में मिले, ए को इससे दुश्मनी है, ए को इसके पास दुश्मनी है, ये दोनों पार्टी में मिले, साथ में बैठे हैं और भी फ्रेंड्स के साथ सी डी, और इसको ये अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है कि मैं इसे बदला ले सकता हूं, इसके ड्रिंक में इसने कुछ मिला दिया, फॉर एग्जांपल पॉइजन मिला दिया। ठीक है, तो ये इसके पास ओकेजन है,
कि इसने पॉइजन मिला दिया, अब उस पॉइजन की वजह से उसको रिएक्शन हो गया, मान लेते हैं उनकी डेथ ही हो गई, बी की डेथ हो गई, तो ये जो भी आपका या कोई और सिम्टम हो गया, ये सब ओकेजन कॉज और इफेक्ट का एग्जांपल है। अब हो सकता है उसको इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाए, या उसकी वजह से वो धीरे धीरे उसके कोई सिम्टम खराब हो जाए एंड उसका साइमल्टेनियसली बाद में उसकी डेथ हो, बाद ये नहीं कि 4 साल बाद, बट साइमल्टेनियसली उसका कुछ टाइम पीरियड के बाद उस पॉइजन का रिएक्शन से उसका कुछ भी नुकसान हो, तो ये सब इमीडिएट और अदरवाइज आपका इंक्लूड होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं हम। The question is whether A robbed B. A robbed B. The fact that shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession, and that he showed or mentioned the fact that he had it to third person are relevant. A और B एक मेले में है, ए दिखा रहा है, देख भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, खूब सारे नोटों की गड्डी लेके वो दिखा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये चीज बी ने देखा, कि इसके पास इतने पैसे हैं, इसने इसको लूट लिया। अब इसमें वो मेले में था, उसके पास पैसे थे, उसके पास भीड़ था, मौका था, उसने चोरी कर ली, चोरी तो नहीं कहेंगे, चोरी थेफ्ट, रॉबरी, लूट लिया उसको, ठीक है, लूट लिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपके रिलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे कि ये लोग मेले में थे, उसने पैसा दिखाया थर्ड पर्सन को, उसके पास इतने पैसे थे, वो बी ने भी देखा और उसने मौका देख के उसको लूट लिया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है। द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रिलेवेंट फैक्ट्स। ए ने बी को मारा यहाँ, ठीक है, उसके बाद ये लोग चले गए, ये अपना हॉस्पिटल चला गया, ये भाग गया, बट वहां पे ब्लड स्टेन्स हैं फॉर एग्जाम्पल, या मारपीट होने की वजह से कोई कपड़ा फटा हुआ कह रहे हैं, मान लो किसी का कपड़ा फटा हुआ है, या आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि जूता छूट जाता है किसी का, फिर जूते से सैंडल से पहचानता है कि हाँ ये यहीं मरी होंगी या इनका यहीं एक्सीडेंट हुआ होगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये कॉज एंड इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है कि उनका मर्डर हुआ, वो लोग कहीं एक ओकेजन पे मिले, वो ओकेजन क्रिएट कर दिया, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद ये ब्लड स्टेन्स वगैरह जो है, ये क्या है, ये उस इंसिडेंट्स का इफेक्ट है, ये उस इंसिडेंट्स का इफेक्ट है। तो ये सारे रिलेवेंट फैक्ट्स में माने जाएंगे, सारे रिलेवेंट फैक्ट्स माने जाएंगे। देन द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts. A ने B को जहर दिया, अब B का जो सिम्टम था वो, या उसको पता है पर्टिकुलरली इस ड्रग से इसको एलर्जी होगा और उसने इंटेंशनली वो ड्रग दे दिया जिसकी वजह से उसको एलर्जी हुआ, कुछ ऑर्गन फेलियर हो गया या कुछ भी उसको नुकसान पहुंचा, हार्म हुआ, तो ये सारे रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है। नाउ 6 तो ये सब ये केस लॉ है, संतोष सिंह वर्सेस सीबीआई, थ्रू सीबीआई था बेसिकली, ये 6 अक्टूबर 2010 का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट में इस डेट को हुआ था। इसमें बेसिकली मैं आपको एक ब्रीफ बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सकेंगे कि सेम ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज आती है। इसको मैं स्टोरी की तरह एक आपको बताऊंगी, फिर एक्चुअल केस लॉस के हम अलग से क्लासेस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि क्या रिलेवेंट फैक्ट होता है, क्या फैक्ट इन इशू होता है, और ताकि आपको थ्योरी समझने में इजी हो। तो संतोष कुमार सिंह वर्सेस सीबीआई, इसमें क्या हुआ था, इसमें ये था एक स्टोरी, इसमें बेसिकली एक गर्ल थी, एक लड़की थी, ये शायद वसंत विहार का ही केस है जो दिल्ली का है, वसंत विहार का ही केस है। इसमें बेसिकली एक लड़की थी, इसमें एक लड़की थी, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, एक गर्ल थी बेसिकली, ठीक है। ये कैंपस की ही स्टूडेंट थी, जो आपका ये है ड्यू की ही स्टूडेंट थी ये, और जो संतोष कुमार सिंह थे वो इनको फॉलो करते थे,
और ये भी ड्यू के ही स्टूडेंट थे, इवनिंग बैच के, तो ये उनको फॉलो फॉलो करते थे। फिर जो ये गर्ल थी इनको पसंद नहीं था, तो इन्होंने इसकी कंप्लेन करी, यूनिवर्सिटी में भी करी, बाहर भी करी, कंप्लेन करी, जिसकी वजह से इनके अंदर गुस्सा हो गया, एजिटेशन हो गया। ये एक टाइम पे 2 कोर्स कर रहे थे, ऐसा माना गया था, जो अलाउड नहीं था, तो इस चीज की भी कंप्लेन इन्होंने करी। मैं बहुत शॉर्ट में एक स्टोरी बता दे रही हूँ इसका, सिर्फ समझने के पर्पज से। तो इसकी इन्होंने कंप्लेन करी, जिसकी वजह से इनके अंदर गुस्सा था, एजिटेशन था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट डे था कि ये कॉलेज के लिए निकली अपने पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स इसके 30,000 ही उतर गए, और इनके साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। तो क्या हुआ, ये अपना कॉलेज गई तो उन्होंने देखा कि ये लड़का, यही लड़का वहीं पे कोई पेड़ था, चौपाटी या जो भी इसको बोलते हैं, वहां बैठा था जहां उसकी बाइक खड़ी थी। बाइक पे हेलमेट लगा हुआ था और ये यहाँ बैठा हुआ था। लड़के ने भी लड़की को देखा, लड़की ने क्लास किया, क्लास करके वो निकल गई। तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा, भाई मैं आ जाती हूँ। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, मुझे टाइम लगेगा, आप लोग चले जाइए। तो ये पीएसयू के साथ अपने घर चली गई। ये पीएसयू जो थे इनके बॉडीगार्ड्स थे, उसके साथ अपने पीएसओ के साथ घर चली गई। और तभी से ये पूरा स्टोरी स्टार्ट हुआ। इन्होंने इनका पीछा करा, इन्होंने इनका पीछा किया। जो पीएसओ थे वो पुलिस स्टेशन चले गए, घर पे कोई नहीं था। इनके साथ इनकी एक मेड थी, वो जो इनका एक पेट था डॉग, उसको घुमाने के लिए बाहर चली गई। तो घर पे ये अकेली थी, ठीक है, घर पे कोई नहीं था। ये गए, संतोष कुमार सिंह गए, इन्होंने इनके साथ, इन पे 2 सेक्शंस लगे थे उस टाइम पे, 376 रेप का और मर्डर का, 302 मर्डर का, 2 अब इन पे लगे थे। तो अब इसमें क्या हुआ था, बेसिकली इसमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, इसमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि ये संतोष कुमार सिंह ही हैं जिन्होंने इनका मर्डर या रेप किया होगा। बट इसको कैसे पनिशमेंट मिला, ट्रायल कोर्ट ने तो इनको एक्विट कर दिया था, ट्रायल कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दी थी, एक्विट कर दिया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया। तो हुआ क्या था, बेसिकली जब वो इंसिडेंट्स पे उसके पेरेंट्स पहुंचे, जो पीओसओ थे वो पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बेड के नीचे वो है लड़की, और खून से लथपथ है, मर्डर हो चुका है। और जब वो पोस्टमार्टम के लिए गई तो पता चला कि रेप का भी उसमें उनको मिला स्वैब। तो बेसिकली कैसे कैसे पता चला, ये सारा सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे उनको कन्विक्ट किया गया। तो इसमें जो मेन एलिमेंट्स पाए गए वो आपको मैं बता देती हूँ। पहले तो डीएनए, जब भी कुछ भी मतलब उसके साथ फोर्सफुल जबरदस्ती हुआ होगा तो उनके नेल्स से स्क्रैच किया होगा उन्होंने, तो डीएनए से पता चला कि मर्डर तो चलो प्रूफ हो गया था। एक्चुअली में इसमें क्या हुआ था, आपका रेप नहीं प्रूव हो पाया था, क्योंकि वो प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप थी, सारे अंडरगारमेंट्स वगैरह उसने सब कुछ पहना हुआ था, तो जिसकी वजह से जोर जबरदस्ती का ऐसा कुछ हमें मिला नहीं था। बट उसके बाद उसमें कंसेंशुअल दिखाया गया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब उस टाइम पे वो चौपाले पे बैठे थे, तब वहां के जो आसपास के लोग थे, जो एक दुकान थी स्टेशनरी की, उन्होंने देखा कि इसके बाइक पे हेलमेट लगा हुआ है, तो हेलमेट आप सबको पता है, इधर शीशा होता है, इसे बोलते हैं वाइजर। इस वाइजर के पीसेस उस लड़की के घर के पास मिले, इस शीशे के टुकड़े घर पे लड़की के पास मिले, और इसका एविडेंस मिला था कि पहले जब ये होने वाला इंसिडेंट से पहले उसके हेलमेट में वाइजर था, बट उसके बाद उसका वाइजर टूटा हुआ पाया गया, जिसके टुकड़े यहाँ मिले। डीएनए कुछ हद तक ये भी इसको भी बीच में ये था ट्रायल कोर्ट में कि इसको भी आप मिला दिया गया है, मिसमैच कर दिया गया है, बट डीएनए भी मैच हुई थी। फिर और इसमें सिम्टम्स थे कि जब ये सोसाइटी में इसके नेबर्स ने इन्हें देखा था, उस टाइम पीरियड में जब इनकी मृत्यु हुई थी, उस टाइम पीरियड में नेबर्स ने देखा था संतोष कुमार को, तो एक ये भी एविडेंस था, भाई वो आया हुआ था। और उनके पास
मोटिव था उनके पास। देखिए यहाँ से समझिए, इसके बाद जो सेक्शन है 5th के बाद 6th में मोटिव, जैसे इसमें लिखा हुआ है शो कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव, प्रिपरेशन, ये सब मैं बताऊंगी मोटिव। उसके पास मोटिव था क्योंकि उसने कंप्लेन करा, उसकी बात नहीं मानी, या ये कह लीजिए उसके हिसाब से उनकी फ्रेंड नहीं बनी वो, तो उनके पास मोटिव था, गुस्सा था इसको मारने का। ठीक है, फिर उसको देखा गया इंसिडेंट से, हत्या होने से पहले उसको देखा गया, जो आपका सेम ट्रांजेक्शन में आ जाता है 4th सेक्शन के हिसाब से। फिर कॉज और इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट क्या हुआ, जो ये सब चीजें मिली, पाई गई, स्ट्रैंगल किया गया था उसको, एक तार से लपेटा गया था गले में, तो ये सब चीजें दिखा रही है कि उसकी कितनी मतलब बुरी तरीके से उसको मारा गया। ठीक है, उसके बाद मोटिव आपका हो गया, कॉज और इफेक्ट ये है आपका, सेम ट्रांजैक्शन में नेबर ने देखा, फिर ये डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह आई, काफी चीजें थी, उसको असेंबल करके सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको ही दोषित पाया गया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज था प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई ये आप आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था, 6 बजे की इसकी संतोष कुमार की, इसमें 6 बजे की क्लास थी, संतोष कुमार की 6 बजे की क्लास थी शाम में, जिसपे वो लेट पहुंचा था, जिसमें वो लेट पहुंचा था, 15-20 मिनट लेट पहुंचा था। तो इसने क्या किया था, जो कॉलेज का गार्ड है उसे भी धमकाया कि उसकी अटेंडेंस पहले से लगा दे ताकि वो बच सके। अगर उस दिन वो उसकी अटेंडेंस सही लग चुकी होती तो वो उसको प्ली ऑफ एलिबाई मिल जाता कि मैं तो क्लास कर रहा था, तो मैं तो मर्डर कर ही नहीं सकता। तो यहाँ से भी उसको टाइम का गैप था, एक टाइम का गैप देखा गया, तो वो बहुत वासन कुंज से उसके घर पे आना मतलब पॉसिबल था, जब देखा गया उस टाइम पीरियड में मर्डर करके, रेप करके, जो भी था। तो एक ये भी टाइम पीरियड था, तो उसको प्ली ऑफ एलिबाई भी नहीं मिला कि ये इस टाइम पे यहाँ नहीं है, तो पूरे चांसेस है कि वहां हो, पूरे चांसेस है कि वो वहां हो, एक ये भी कनेक्ट किया गया। ये सब क्या है, सेम ट्रांजेक्शन है। फिर एक और चीज, जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, संतोष कुमार को पूछताछ के लिए जब बुलाया गया था, तब इसको ताजा चोट थे, फ्रेश चोट थे हाथ में। जो पुलिस ने, डॉक्टर ने पूछा कि ये चोट कैसे लगी, कब लगी, तो उसने कहा ये तो बहुत ही पुरानी चोट है, ये बहुत ही पुरानी चोट है। बट डॉक्टर का ये ओपिनियन था, जब आप आगे पढ़ेंगे ओपिनियन मैटर्स, ओपिनियन में ये पढ़ेंगे आप, डॉक्टर के हिसाब से ये फ्रेश चोट थी, बहुत जोर से कहीं मारने की वजह से थी। आप देख सकते हैं कि आप क्या देखेंगे, हेलमेट में भी आपको पता चलेगा कि हेलमेट में भी पंच मार्क्स थे, उस हेलमेट में 5 मार्क्स थे, तो हो सकता है कि उस हेलमेट से उस लड़की ने उसको मारा होगा, जिसकी वजह से हाथ में उसके चोट था। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो थे, सारे ट्रांजेक्शन थे, उसको मिला के मैच करके काफी सारी और भी चीजें थी, जिसमें हमने इसको माना कि ये ही कल्प्रेट है, और जो नीचे के कोर्ट्स ने इसको एक्विट कर दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कन्विक्ट कर दिया फॉर मर्डर, फॉर दी चार्जेस जो इस पे लगी हैं। ठीक है, अब सेक्शन 6 देख लीजिए आप, सेक्शन 6 क्या है, एनी फैक्ट, ये लास्ट सेक्शन रहेगा आज का, एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन, मोटिव या प्रिपरेशन हो फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। मोटिव मैंने बता ही दिया आपको। एक और केस है, उसको भी शॉर्ट में बता देती हूँ। उसमें क्या हुआ था, ए था, बी था, ये बार बार इससे पैसे मांगता था, इसने इससे पैसे लिए थे, बाद में इसने बोला भाई मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे। फिर उसने बोला एक काम कर, तू मेरे घर आ जा डिनर पे, और मैं तुझे पैसे भी दे दूंगा और तू डिनर भी कर लियो। ठीक है, तो ये इसके घर चला गया। फिर डिनर में इसने क्या किया, उसको पॉइजन मिला के खिला दिया, और उसकी इंस्टेंट मर्डर हो गया, इंस्टेंट वो उसकी डेथ हो गई। तो उसके पास मोटिव था, भाई बार बार पैसे मांग रहा था। अब शोज प्रिपरेशन क्या हुआ, प्रिपरेशन ये हुआ कि वो जहर खरीद के लाया था, पॉइजन खरीद के लाया था, इसने बुलाया उसको इंटेंशनली, वो जो खाना इसने सर्व किया उसमें इसने पॉइजन मिलाया। ठीक है, जब तक पॉइजन मिलाया और उसके पॉइजन मिलाया तब तक तो प्रिपरेशन है। जब इसके सामने इसने रख दिया तो यानी उसने अटेम्प्ट कर दिया, इसके खाते ही खाना क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया, ऑफेंस एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अटेम्प्ट हो गया।
अटेम्प्ट करने के बाद अब भाई उसको इफेक्ट हो गया तो प्रॉपर डेथ हो गया, नहीं हुआ तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता, बट इंटेंशन तो पूरा था उसका मर्डर करने का। तो ये होता है आपका मोटिव। जब भी आपके पास कोई मोटिव हो किसी को मारने के लिए, मोटिव सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ मोटिव होना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए उसने कोई प्रिपरेशन करा हो, कोई एक्ट किया हो, वो सब एक रेलेवेंट फैक्ट में माना जाता है, वो सब रेलेवेंट फैक्ट में माना जाता है। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशंस भी देख लेंगे। सेकंड इज the conduct of any party or of any agent or to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact and issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person and offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact and issue or relevant fact, and whether it was previous या subsequent thereto। दोबारा पढ़िए। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का किसी भी तरह का कंडक्ट हो, पार्टी से यहाँ पे मतलब है या तो उसका कोई एजेंट हो वो भी माना जाएगा, या कोई पार्टी हो, सूट या प्रोसीडिंग मीन सिविल हो या क्रिमिनल हो, किसी भी रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग या किसी फैक्ट से रिलेटेड हो आपका, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or influenced by any fact। अगर कोई भी पार्टी, बेसिकली कहना चाह रहा है, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है, किसी भी पार्टी को इन्फ्लुएंस करता है फॉर द रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट ऑन इशू, वो भी आपका इसी में आएगा, वो भी आपका इसमें आएगा। और वो जो आपका इन्फ्लुएंस हो या तो प्रीवियस हो या बाद में हो, कुछ भी इंसिडेंट्स होने से पहले इन्फ्लुएंस किया गया हो या इंसिडेंट्स के बाद किया गया हो, आपका ये रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन आता है कौन सा एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, क्या क्या नहीं इंक्लूड करता है, स्टेटमेंट, unless those statement accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम। अब किसी ने कुछ भी ऐसे चलते फिरते कह दिया तो वो आपका रिलेवेंट फैक्ट नहीं होगा, वो रिलेवेंट फैक्ट तब होगा जब उससे रिलेटेड हो, उस कंडक्ट से रिलेटेड हो या किसी एडमिशन से रिलेटेड हो। Then second is when the conduct of any person is relevant, any statement made to him on in his presence hearing which affects such conduct is relevant। कंडक्ट ऑफ when the conduct of any person is relevant, कभी भी किसी भी पर्सन का कंडक्ट रिलेवेंट कब होगा, जब वो स्टेटमेंट उसके प्रेजेंस में बोला गया हो, सुना गया हो और वो इफेक्ट कर रहा हो, विच अफेक्ट सच कंडक्ट, जो उसके उस कंडक्ट को कुछ अफेक्ट कर रहा है। जैसे बेसिकली इसको कह सकते हैं ना उकसाना, किसी ने बोलता है ना देख देख इसने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उसके उकसावे में उसके स्टेटमेंट कैसे अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ ओवर्ट एक्ट कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा। अगर उसने सुना और उसने कुछ किया ही नहीं तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक, आइए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन से इसके एक दो देख लेते हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन तो इसके इजी ही हैं, तो शुरू के इलस्ट्रेशन सिर्फ रीड कर लेते हैं। A is tried for the murder of B. The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant। A ने A को ट्राई किया जा रहा है B के मर्डर के लिए, ठीक है, और ये बात C को पता है। A tried for the murder of B. The fact that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried, B ने ट्राई क्या था उसको, मतलब बेसिकली उसको बता रहा था मैं सबको बता दूंगा, मुझे पता है तूने इसका मर्डर किया, नहीं तो मुझे पैसे दे, तो इसको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक, नहीं तो वो सबको बता देगा। तो ये क्या है, ये रिलेवेंट है। Then is A sues B upon a bond for the payment of money। A केस कर देता है B पे कि जो पैसे लिए थे वो दे दो, B मना कर देता है कि उस बॉन्ड को लेके कि ये बॉन्ड झूठा है या जो भी है उसको नहीं देना। The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for the particular purpose।
अब वो मना तो कर देता है, बट ये फैक्ट कि जब भी बॉन्ड बना था वो बहुत नीड में था पैसों के, वो एक रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। हो सकता है उसने 4 लोगों से और मांगा उस टाइम पे, तो वो जो 4 लोग होंगे वो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, भाई इसने मुझसे ही मांगा था, इसको सच में इस टाइम पैसों की जरूरत थी, तो बिल्कुल हो सकता है कि इसने ये पैसे दिए ही हो। ए tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ए ने बी को जहर दे के मार दिया, और ये फैक्ट की जस्ट उसके मर्डर से पहले वो जहर खरीदने गया था, ये रिलेवेंट फैक्ट हो जाता है। ये सब सेम ट्रांजेक्शन्स के हैं, ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। द क्वेश्चन इज वेदर अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, द फैक्ट दैट नॉट long before the date of the alleged will, A made inquiry into matters to which the provisions of the alleged will relate, that he consulted advocates in reference to the making the will, and that he caused drafts of the wills to be prepared. A को will बनानी थी, ए को विल बनानी थी, और उसी ट्रांजेक्शन में उसने विल कैसे बनता है इसकी पूछताछ की हो या कोई ड्राफ्ट बनाया हो, ये सब रिलेवेंट फैक्ट में माना जाता है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, द फैक्ट दैट आइदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ or after alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the facts of the case an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence or prevented the prevention or procured the absence of person who might have been witnesses or suborned person to give false evidence respecting it are relevant. ठीक है, रीड कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। The question is whether A robbed B. The fact that after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look for the person who robbed B, and that immediately afterwards A ran away are relevant. A ने B को rob किया, the fact that after B was robbed, जब B को लूट ऑलरेडी चुके थे, तो C ने कहा देखो A के प्रेजेंस में कि देखो पुलिस आ रही है, तो who robbed B, उसको B को जिसने रॉबरी की, और उसके बाद इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स A ran away are relevant, और उसके बाद ए भाग गया पुलिस को देखते ही, तो ये रिलेवेंट है कि भाई अगर नहीं रॉबरी की भाई तुम भागे क्यों, तुम भागे क्योंकि तुम्हें डर था पुलिस से। द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी 10,000 rupees, द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम and that C said to C in his presence hearing, I advise you not to trust A for he owes B 10,000 rupees, and that A went away without making any answers or relevant facts. ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए आप। एक लास्ट जे वाला देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेप्ड। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ए का रेप हुआ था कि नहीं। अब इसके लिए हम क्या सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द अलेज्ड रेप, जब उसने बोला कि हाँ ए के साथ रेप हुआ है, ए ने कंप्लेन की उस क्राइम की कि भाई मेरे साथ रेप हुआ है। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वाज मेड आर रिलेवेंट। उस सर्कमस्टांसेस में फॉर एग्जांपल जस्ट आफ्टर वो अगर रेप के बाद गई है, तो हो सकता है मेंटल कंडीशन से भी पता चल जाता है, कपड़े उसके फटे हुए थे उस कंडीशन में गई और उसने कंप्लेन लिखा है, तो ये रेलेवेंट सी दिखाता है कि हाँ हो सकता है उसके साथ ए के साथ रेप हुआ हो। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेंट ए सेड दैट ए हैड बीन रेप्ड इज नॉट रिलेवेंट एज कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन, दो इट मे बी रिलेवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज ए। अच्छा, एक और चीज, अगर हो सकता है उसने बिना कंप्लेन लिखे ही ये बात कही हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उस इंसिडेंस के बाद वो फॉर एग्जांपल उसने ऐसा कहा, कंप्लेन नहीं करी बट उसने कहा कि हाँ मेरे साथ फलाने ने ऐसे 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 किया, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको इस स्टेटमेंट को एज हम डाइंग डिक्लेरेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कोरबोरेटिव नेचर का होता है डाइंग डिक्लेरेशन, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अगर बहुत ही कोई अच्छा वैसा अगर उसको मिल जाता है एविडेंस, तो कॉर्पोरेट हो सकता है, अदरवाइज डाइंग डिक्लेरेशन को एक एविडेंस माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। सेक्शन दो इट मे बी रेलेवेंट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज ए सेक्शन और कॉर्पोरेटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 160 मतलब स्टेटमेंट कोई दिया गया हो उस पर अगर वो कॉर्पोरेटिव एविडेंस की तरह भी देखा जा सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक और इसका है, ये आप देख लीजिएगा, एक और एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट।